नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। दुनिया में यातायात के लिए नई नई तकनीकें आ रही हैं, जिसमें तेज़ से अति तेज़ ट्रांसपोर्ट का यूज किया जा रहा है और नए नए तकनीक पर शोध भी हो रहे हैं। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि भारत का इसमें स्थान कहाँ है और भारत किन किन ट्रांसपोर्ट मोड पर नए नए शोध कर रहा है। तो आगे हम इस बात को शुरू करें तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत अपने ट्रांसपोर्ट को कई तरीके से अत्याधुनिक करते जा रहा है। इसके लिए बुलेट ट्रेन है, सस्ते एयरलाइंस, नए नए रोडों सड़कों की जाल बिछ रही है। यानी देखिए, किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए उसके ट्रांसपोर्ट सस्ता और सुगम होना जरूरी है, क्योंकि अगर स्लो रहेगा या ट्रांसपोर्ट अगर ज़्यादा क्लियर नहीं रहेगा, रास्ते साफ सुथरे नहीं रहेंगे और ट्रैफिक जाम लगातार बना रहेगा, तो आपकी इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं स्लो होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया के सारे विकसित देश अपने ट्रांसपोर्ट को ही सुगम बनाकर रोड, सड़क और रेलवे, एयरलाइंस को सुधार कर ही आज एक विकसित राष्ट्र बने हैं। चीन भी इसका उदाहरण है। चीन ने अपने ट्रांसपोर्ट को बहुत अत्याधुनिक बनाया, बहुत फास्ट बनाया, और चीन एक ऐसे तकनीक पे काम कर रहा है जिसको हाइपर लूप ट्रेन बोलते हैं, जिसमें एक वैक्यूम के अंदर गाड़ियाँ चलती हैं। ये बात सुनकर भारत में भी बहुत लोगों ने भारत सरकार का आलोचना कर रहे थे कि देखिए, आप अभी बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, वो हाइपर लूप ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि भारत में भी इसका ट्रायल शुरू हो गया है। अभी अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री है, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि आईआईटी मद्रास के सहयोग से एक 455 मीटर एक ट्रैक पर इसका ट्रायल हुआ है और ट्रायल सक्सेस रहा है। दुनिया में जितने देश अपने ट्रायल किए हैं, तो 165, अमेरिका ने 165 पर ट्रायल किया था और भारत ने 100 पर ट्रायल किया है, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। अब यहाँ पर 100 किलोमीटर का मतलब ये मत समझिएगा कि ये कोई पैसेंजर ट्रेन, ये 1000 से 1200 के स्पीड से चलने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन में ये कोई बहुत बड़ी 20-25 बोगी वाली ट्रेन नहीं होगा। इसमें एक बोगी कहीं एक होता है जो वैक्यूम और एयर वैक्यूम के एक ट्यूब होता है, जिसमें वैक्यूम बनाया जाता है और मैग्नेट सिस्टम पर। देखिए, एक मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी ट्रेन या बस या रोड पर जो कार चल रही है, उसका स्पीड इस बात पर निर्भर करता है कि रोड से फ्रिक्शन कितना है। और फ्रिक्शन कई रूप में आ सकता है। फ्रिक्शन सड़कों में टायर के दबाव के चलते भी होता है, घिसाव के चलते होता है। दूसरा फ्रिक्शन हो सकता है कि एयर भी होता है। आप देखते हो कि हमारी जो ट्रेनें होती हैं, आमतौर पर उसमें खिड़कियों में एक छोटे से लोहे के पट्टी बन लगी होती है और खिड़कियां खुली होती हैं। इसी की वजह से हमारी ट्रेनें उतनी स्पीड नहीं चल पाती हैं, क्योंकि उसमें हवा पास होता है और हवा स्पीड को स्लो कर देता है। इसलिए भारत सरकार भी अब सभी ट्रेनों को धीरे धीरे एयर कंडीशन करते जा रही है, उसमें शीशे, ब्लैक शीशा और लगाकर, ताकि हवा अंदर ना जाए। और मतलब कहने का मतलब कि एसी कोचेज ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने ट्रेनों को स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने ट्रेनों को फास्ट ले जाना चाहते हैं, ताकि इकोनॉमी को ग्रोथ कर पाए। और इसके लिए ही फिर बार अभी जो हाइपर लूप ट्रेन की जो शोध हुआ है, उसमें फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो न जमीन पर चलता है न हवा उसका फ्रिक्शन। उस ट्यूब से हवा को वैक्यूम से खींच लिया जाता है, जिसमें हवा का फ्रिक्शन भी नहीं रह जाता है। और वो जमीन पे नहीं चलती, वो एक तरह से ट्यूब के अंदर हवा में लटक के, मैग्नेट के बल पर लटक के चलती है वो ट्रेन, हवा में तैरती हुई चलती है। तो इसकी वजह से उसमें एयर फ्रिक्शन भी नहीं रहता है और कोई रेलवे ट्रैक वगैरह टायर की तरह फ्रिक्शन नहीं होता। इससे बहुत स्पीड होती है और 1000, 1200, 1500 तक इसको ले जाया जा सकता है। और ये सबसे बड़ा चीज़, बहुत सस्ता मोड भी होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम लगती है। किसी चीज़ को अगर फ्रिक्शन रहेगा तो उस पर पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, और पावर कंजम्पशन ज़्यादा जब होगा तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। इसमें सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ये बहुत फास्ट होगा, तो इसलिए ये सस्ता भी होगा। और इसमें सोलर से इसको भी चलाया जा सकता है। तो कुल में ये आने वाले समय में जो
अभी जो ये ट्रायल चल रहा है, ये आप देखेंगे कि भारत के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें बहुत काफी बदलाव आएगा और एक क्रांतिकारी कदम है ये न्यूज सिर्फ एक न्यूज नहीं है। भारत दुनिया के साथ एक समानांतर चल रहा है। ये नहीं कि भारत पीछे है, भारत तकनीक के मामले में दुनिया के बराबर चलने की कोशिश कर रहा है। तो अभी जो चाइना ने अपना हाइपर लूप ट्रेन का जो ट्रायल दिखाया था, तो भारत में भी बड़ी लोग आलोचना कर रहे थे भारत सरकार के कि देखिए ना, चाइना का टेक्नोलॉजी कितनी हाई है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम तो सीधा एक पैसेंजर ट्रेन भी नहीं चला पा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं थी, भारत भी अंदर ही अंदर इस तकनीक पे काम कर रहा था और उसी का रिजल्ट आज दिखाई दिया है जब अश्विनी वैष्णव ने इसका ट्रायल दिखाया और उन्होंने ये घोषणा किया कि हम आईआईटी मद्रास की मदद से जो ट्रायल कर रहे थे 455 मीटर का, तो वो सक्सेस रहा है और इसमें अभी और ट्रायल चलेंगे। ट्रायल करने के बाद इस पर कम टेंडर की बात होगी, उसके बाद इस ट्रैक को बनाया जाएगा। मतलब थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन मान के चला जाए कि ये 20-25 सालों में हम देखने को मिलेगा कि इस पर यातायात काफ़ी तेज हो जाएगा। और देखिए, हम यूरोप की बात किया जाए तो यूरोप ने भी इस पर ट्रायल किया है। उस यूरोप की योजना है कि 2050 तक करीब 10,000 हाइपर लूप ट्रेनों को चलाने का योजना है उनके पास। तो भारत भी इस पे पीछे नहीं है, भारत भी इस पे भी कोशिश कर रहा है और उसी का कोशिश का भी परिणाम था कि भारत ने इसको सफल ट्रायल किया है। देखिए, मैं अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि किसी भी इकोनॉमी को अगर विकास करना है, अगर देश को आगे बढ़ाना है, तो आपके पास ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट होना चाहिए। अब कैसे फास्ट होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल्स, अगर किसी एक छोटा सा आप एक दुकान चला रहे हैं और आपका डिलीवरी देने वाला जो सामने वाला जो पार्टी से माल लेते हैं, अगर आपको टाइम पर सामान ना दे तो आप उससे क्या करेंगे? उसको छोड़ के किसी दूसरे से आप माल लेना शुरू कर देंगे। दुनिया के बाजारों में भी यही हाल है, सभी को तुरंत सप्लाई चाहिए। यानी आप ऑर्डर दिए, उसके कुछ ही समय बाद उनको सप्लाई चाहिए। तो इसके लिए फास्ट ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। ये नहीं कि आपका ऑर्डर मिला, उसके बाद आप उसको ट्रांसपोर्ट पे भेजें, फिर भेजने के बाद पता चला कि वो मालगाड़ी में लादा गया सामान, उसके बाद मालगाड़ी के रेलवे जो स्टेशन मास्टर उसको संटिंग में डाल दिया, 1 हफ्ता वो संटिंग में पड़ी हुई है। फिर जब वहाँ पहुँचा, मतलब कुछ थोड़े से माल को पहुँचाने में महीनों लग गए। तो इससे क्या होगा कि इससे भारत का एक तरह से क्रेडिबिलिटी भी डाउन होती है और उसका इकोनॉमी भी कमजोर होता है। तो इसके लिए ही सरकार कोशिश कर रही है कि हम अपने ट्रांसपोर्ट को दुनिया के साथ एक जो दुनिया में तकनीकी डेवलपमेंट हो रही है, तो भारत में उससे पीछे न रहे, उसके साथ साथ चलते रहे। इसके लिए रेलवे के ट्रैक, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि भारत सरकार की एक योजना है कि रेलवे के ट्रैक को, जो अभी 2 ही पटरी, आप हम देखे होंगे कि रेल आमतौर पर 2 ही पटरी पे चलती है, एक अप होता है, एक डाउन होता है। लेकिन अब भारत सरकार अब इसकी संख्या बढ़ाने वाली है। अब कई ट्रैक आपको देखने को मिलेंगे इन द फ्यूचर। यानी जो आप देख रहे हैं कि जैसे दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए 2 ट्रैक है, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। लेकिन अब आने वाले समय में इस तरह का बहुत सारी ट्रैक आपको देखने को मिलेंगे कि अब वो बातें नहीं रहेगी कि एक आगे गाड़ी गई है तो पीछे वाली गाड़ी खड़ी है, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए भारत सरकार इस पे कोशिश कर रही है, क्योंकि देखिए साधन सीमित है, हम लोग के पास जो साधन है वो सीमित है और उसी में हमें काम करना है। तो हम एकाएक नहीं कर सकते हैं कि हम रातों रात चीजें बदल जाएंगी, समय लगेगा। लेकिन हाँ, देर आए दुरुस्त वाली बात है, हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ भी रहे हैं। तो रेलवे ट्रैक भी बढ़ा रही है सरकार, कई इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। जैसे आप पहले वहाँ पर हावड़ा से लेकर और दिल्ली के बीच में जो ये ट्रांसपोर्ट के लिए अलग ट्रैक चलाए जा रहे हैं। मतलब ट्रांसपोर्ट मार्ग की जो गाड़ियाँ चलती थी, रेलवे की जो मालगाड़ियाँ वगैरह, उसी पैसेंजर ट्रैक पर चलती थी, लेकिन उसके लिए एक अलग कॉरिडोर ही बना दिया गया है। यानी पैसेंजर ट्रेन से और मालगाड़ियों से कोई लेना देना नहीं, वो अपना गुड्स ट्रेन अपने आप चली जाएंगी उस अपने ट्रैक से। तो इसलिए उनको माल पहुंचने में देरी नहीं होगी। इन्हें फास्ट करने की कोशिश हो रही है, अलग अलग इसी तरह के कॉरिडोर को तैयार कर दिए हो रहे हैं। और आप देख ही रहेंगे हर जगह 4 लेन 6 लेन रोड ही बन रहा है। ये इसके पीछे उद्देश्य यही है कि चाहे रोड हो या सड़क हो या रेलवे हो या बाई एयर हो, कोई भी सामान तेजी के साथ तो डिलीवर हो जाए, जिससे भारत की इकोनॉमी तेज हो जाए। और हमें दुनिया से कंपटीशन करना है। हमारी कंपटीशन, एक देखिए एक बात बता रहा हूं, एक समय भारत कृषि प्रधान देश था और उस समय जो मीडिया से लेकर आम आदमी के
के बीच जो चर्चा होती थी वो रोटी, कपड़ा और मकान की होती थी। लोग ये बात करते थे कि हमें रोटी का कहाँ से मिलेगा, मतलब इस तरह की जो ज़रूरतें वाली सवाल। लेकिन आज चर्चा हो रही है कि भारत चीन के साथ कैसे मुकाबला करेगा, भारत तुर्की के साथ कैसे मुकाबला करेगा, भारत का अफ्रीका में कैसे रोल होगा। ये आमतौर पर पहले यूरोपियन कंट्री इस तरह की बातें, मैंने विदेशों में इस तरह की बातें होती थी। यूरोप में इस तरह के लोग चर्चा करते थे कि हमारे देश का संबंध अफ्रीका से कैसा रहेगा, हमारे देश का संबंध अमेरिका से कैसे रहेगा, एशिया से कैसे रहेगा, यूरोप में चर्चा होता था। अब ये बात चर्चा भारत में होने लगी है कि हमारा यूरोप से कैसा संबंध रहेगा, हमारा अफ्रीका से कैसे संबंध रहेगा, हमारा चाइना से कैसे संबंध रहेगा। ये सब कुछ तब हुआ है कि क्योंकि भारत आर्थिक रूप से अब मजबूत होते जा रहा है, लोगों की ज़रूरतें बदल रही हैं। अब हम अपने विदेशी रिश्ते पर बात चर्चा करने लगे, ठीक उसी तरह जैसे यूरोप के लोग करते थे। यानी सब कुछ बदल रहा है, भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। समस्याएं देखिए हमेशा रहेंगी, ये बात नहीं है कि आप अमेरिका में समस्या नहीं है, यूरोप में समस्या नहीं, सब जगह समस्याएं। भारत में भी बेरोजगारी का है, अभी गरीबी है, लेकिन गरीबी तभी दूर होगी जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत होगी। जब हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी तो हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो उसका शेयर गरीबों को भी मिलेगा, आम जनता को भी मिलेगा। तो इसके लिए हमें ये नहीं कहना होगा कि भारत में गरीबी कैसे खत्म होगी, भारत की बेरोजगारी कैसे खत्म होगी। ये तब संभव है जब भारत में औद्योगिकरण होगा, भारत में नए नए टेक्नोलॉजी आएंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम फास्ट होगा, हम अच्छे एजुकेशन समय मिलेंगे, हमारा अच्छा स्वास्थ्य बढ़ेगा। तो इसके लिए सब कुछ में धीरे ही सही लेकिन काम हो रहा है। ये बात नहीं है कि सरकार चिंतित नहीं है, सरकार भी चिंतित है और आपके लिए काम कर रही है और इसके लिए लगातार कोशिश में है। और आने वाले समय में आप इसका देखिएगा, रिजल्ट मिलेगा, बेरोजगारी भी खत्म होगी और हम आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगे और दुनिया को लोहा अपना मनवाएंगे भी, तकनीकी रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, बस एक बटन दबाना रहता है, लेकिन उससे हमारा बहुत मदद हो जाती है। तो इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।